छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत वो हँसता था वो, कि छोड़कर जाते हुए मुझ पर बहुत हँसता था वो, लेकिन अब लोग बताते हैं उसे अफ़सोस बहुत है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एसएससी जीडी 2025 के जीएस की प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ, जो कि आपके रोजगार विद अंकित चैनल पर ये पढ़ाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बस रिवीजन के तौर पे देखेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। बस आपको सिर्फ और सिर्फ सुनते रहनी है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज आप तब बोलते हैं जब उस चीज को सुनते हैं, और सुनते हैं आप जब उस चीज को सुनते हैं तभी आप कोई भी चीज को बोल पाते हैं। तो जितना ज्यादा चीजों को सुनिएगा उतना ज्यादा आपको याद होगा। इसलिए आप अच्छे अच्छे चीजों को सुनिए, आप ऐसी चीजों को सुनिए जो आपके क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम में आने वाली है। तो क्वेश्चन है, कहता है कि भारत भारत की पहली आर्थिक जनगणना, एक तो होती है, एक आर्थिक जनगणना नहीं होती है, मतलब जनगणना ऐसे ही होती है, एक तो आर्थिक जनगणना होती है। तो कहता है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य यानी कि स्टेट और यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में डैश में आयोजित की गई थी। तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की गई थी। तो वो कब किया गया था? देखिए दोस्त, 1977 में सीएसओ के सहयोग से प्रथम आर्थिक जनगणना भारत में करवाई गई थी। अगर बात करते हैं आर्थिक जनगणना की, तो आर्थिक जनगणना भारत में अब तक के 6 बार जनगणना हो चुकी है। 7वीं बार आर्थिक जनगणना भारत में होनी थी, कब? 13 दिसंबर 2019 को। लेकिन 13 दिसंबर 2019 को कोरोना के कारण इस डेट को सस्पेंड कर दिया गया, और इस डेट को एक्सपेंड करके आगे बढ़ा दिया गया। और इसका जो लास्ट जनगणना है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 6 बार आर्थिक जनगणना भारत में हो चुकी है, तो छठी बार आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो 2000 कब हुई थी? 2013 में आर्थिक जनगणना हुई थी। आपको मैं बता दूं कि जनगणना आर्थिक जनगणना को छोड़कर, मतलब कि प्रथम भारत में जनगणना हुई थी 1871-72 में करवाई गई थी मेयो के द्वारा, जो कि पूर्णतः असफल रहा था। भारत में सफल जनगणना की बात करते हैं तो भारत में सफल जनगणना होती है 1881 से 82 में होती है, जो कि रिबन के द्वारा करवाई जाती है। अब तक के भारत में टोटल जो जनगणना की बात करते हैं, तो अब तक भारत में टोटल जनगणना जो होती है वो हुई थी 15 बार हुई है। स्वतंत्र भारत में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी आपका 7 बार हुई है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 फरवरी 2024 को ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछ ली गई थी। अगले नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियन, क्या इसको बोलते हैं? आईएएफ का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, क्या होती है जी? इंटरनेशनल एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन होती है। तो एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप डांस से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। तो कौन बन गया है जी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1997। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। मैं बात कर रहा हूँ आईएएएफ, जिसकी स्थापना होती है साल 1912 में। आईएएएफ की यानी कि इंटरनेशनल एथलेटिक्स, क्या इसको बोलते हैं? इंटरनेशनल एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन। ये हुआ करता था जब 1912 में इसकी स्थापना हुई थी तब। उसके बाद आती है 2019, इस 2000 क्या आती है? 2001 आती है, और इसकी नाम चेंज करके कर दिया जाता है इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन कर दिया जाता है।
उसके बाद में फिर आती है साल 2019 आती है। क्या आती है? साल 2019 आती है। और इसको फिर नाम चेंज करके इसको कर दिया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया जाता है, जिसकी हेड क्वार्टर बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है जी? तो आप कहेंगे ये बनाई जाती है आपको मोनाको। कहाँ बनाई जाती है जी? मोनाको में बना दिया जाता है। राइट आंसर 1997 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार जिसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत की है वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न पाने वाली या बाला पहली गायिका या गायकी कौन है? मैं आपको बताऊं कि जो आपका भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत की पूरे भारत के पूरे अवार्ड में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो आपका भारत रत्न है। क्या है जी? भारत रत्न है। तो भारत रत्न जो है वो भारतीय संगीतकार सबसे पहला कौन सी गायिका या गायकी को मिला है? अगर हम बात करते हैं जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, जो कि एक क्या है जी? तो आपको पता होगा ये जो है वो एक तबला वादक है। क्या है जी? तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। अगर मैं बात करता हूँ ए आर रहमान, तो ए आर रहमान जो है वो एक संगीतकार है। अब बात करते हैं वो कौन सी भारतीय संगीतकार है जिनको कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन है जी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको कि भारत रत्न कब? भारत रत्न 1998 को। क्या जी? 1998 को इनको कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इससे पहले रेमन मैग्सेसे नाम की अवार्ड इनको 1974 में इनको दिया गया था। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो है वो आपका भारत के इतिहास के सबसे हाईएस्ट यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये है, जिनको कि स्टार्ट किया गया है 1954 में इसको स्टार्ट किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि भारत रत्न जो है वो एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को मिलती है। मैक्सिमम 3 लोगों को मिलती है। लेकिन 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में जो है वो 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। पहला दिया गया है आपका कर्पूरी ठाकुर को, दूसरी दिया गया है आपका चौधरी चरण सिंह को, तीसरी दिया गया है आपका किसको? तो एम एस स्वामीनाथन को, और चौथी दिया गया है किसको जी? तो आप कहेंगे पीवी नरसिम्हा राव को। और पांचवी दिया गया है किसको? तो पांचवी दिया गया आपका लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के ए के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर, वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रति प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ये कौन, मतलब कितने वर्ष तक है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 6 से 14 बरस के बच्चे को। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए वाक्य ये था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारतीय संविधान में एक भाग ऐड किया जाता है, मौलिक कर्तव्य। क्या क्या था? भाग जोड़ा जाता है 4 के का में, मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल्स कितने में है? 15(1) के का में है। कितना? 15(1) के का में है। मौलिक कर्तव्य जब ऐड किया गया था किमा संविधान संशोधन में, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया था। जब ये ऐड किया गया था तब यहाँ पे मात्र 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। लेकिन बाद में 66वां संविधान संशोधन 2002 में होती है, यानी कि 26 बरस के बाद
66वां संविधान संशोधन 2002 में होती है, जिसमें एक आर्टिकल्स को ऐड किया जाता है। 21 के ए को ऐड कर दिया जाता है, शिक्षा का अधिकार, जो कि एक मूल अधिकार में आता है, जो कि एक मूल अधिकार भी है। और ठीक इसी में 11वां मौलिक कर्तव्य को इसी में ऐड कर दिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो आपका शिक्षा शिक्षा जो है वो एक मूल अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, उस समय तत्वों की संख्या, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वेर नोन व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। जब मेंडलीव ने अपना काम कार्य स्टार्ट किया था, आरंभ किया था, तब उस समय एलिमेंट्स कितने हुआ करता था। इसका राइट उत्तर की बात करते हैं तो 63 थी। अगर मैं बात करता हूँ कि जब मेंडलीव ने काम स्टार्ट किया था तब 63 तत्व हुआ करता था, 63 तत्व। और 8 जो था वो क्या था, 8 जो था वो वर्ग था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते, यानी कि प्रेजेंट की बात करते हैं, तो 118 जो है वो आपका तत्व है। कितने? 118 तत्व है, और 18 जो है वो आपका वर्ग है। और वर्ग की बात करते हैं तो वो 7 है। लेकिन इसमें कुछ विवादित मामला है, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और कुछ कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं। लेकिन जेन्युइन रूप से जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कि ये जो है वो आपका 94 है, और ये जो है वो आपका 24 है। लेकिन अन्य स्रोत कुछ ये मानते हैं, अन्य स्रोत कि ये जो है वो आपका 92 है, मतलब कि नेचुरल एलिमेंट्स और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो 26 है। लेकिन ऑफिशियल रूप से जो मानी जाती है वो आपका 94 और 24 मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वारांश हिंदू त्योहार दीपावली दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? वर्ली और कोंकणा, ये आपका जो है वो क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। वर्ली की अगर हम बात करते हैं तो वर्ली जो आपका जनजाति जो है वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात में रहती है। महाराष्ट्र और गुजरात में। और कोंकण की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र और गोवा में ये रहती है। मुंडा जनजाति जो है वो आपका झारखंड में आ जाती है, छोटा नागपुर में ये निवास करती है। गोंड और भील की बात करते हैं, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भील जो है वो राजस्थान में रहती है, और राजस्थान के बाद एमपी में, और एमपी के बाद गुजरने वाला गुजरात में। और गोंडा जनजाति जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में गोंद से सट जाती है, और तेल की तरह रहती है तेलंगाना और महाराष्ट्र में और एमपी में। संथाली जो रहती है वो आपका झारखंड में और छत्तीसगढ़ में रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आप कहेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, जो कि स्टार्ट किया गया था सितंबर 2023 में। इसका उद्देश्य जो रहा था दोस्त, उद्देश्य रहा था जनजातीय शैक्षणिक विकास। और दूसरा उद्देश्य की बात करें तो जो समावेशी शैक्षणिक जो समावेशी शैक्षणिक समावेशी शैक्षणिक में जो अंतर है, उस अंतर को कम करने के लिए बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि गौतम बुद्ध को आप अच्छे से जानते हैं, तो गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम से करेक्ट है, मतलब कि सही है। कहता है पहला नंबर की गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था।
क्या ये सही है? आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। और एक सेंचुरी इधर हो गया, 2000 वर्ष इधर हो गया, तो लगभग लगभग 2500 वर्ष तो हो ही गया। तो ये बिल्कुल एकदम से ही सही है दोस्त। अगला है गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिन्हें शक गण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएगा दोस्त। अब आइए गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म होती है 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में होती है। लुम्बिनी ग्राम आपको पड़ती है नेपाल में पड़ती है। इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में हो जाती है कुशीनारा जिसको बोलते हैं कुशीनगर में। आपको पता होगा कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया तब उसको एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। यानी कि वो मतलब महापरि मतलब कि वो इस जन्म से उधार हो गए। महापरिनिर्वाण कुछ इस तरीके से याद रखिए तो याद हो जाएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध को कौन ऐसा मतलब कौन कौन ऐसा चार दृश्य देखा? गौतम बुद्ध को कौन कौन ऐसा चार दृश्य देखा जिनको कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना दिया? तो चार दृश्य आपको पता होगा कि सबसे पहले उनको एक बीमार व्यक्ति मिला था। उसके बाद में उनको एक मिला था आपको वृद्ध व्यक्ति मिला था। उसके बाद में उसको बीमार व्यक्ति मिला, वृद्ध व्यक्ति मिला, उसके बाद एक मृत व्यक्ति उसको मिला, और उसके बाद में एक जो मिला वो आपका मिला सन्यासी व्यक्ति मिला। यानी कि चार व्यक्ति उनको जो है वो उनको देखा जिनको कि जो है वो जिसके बाद वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गया। आपको पता होगा कि इन तीनों स्थिति में इंसान बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन सिर्फ एक सीन में इंसान बहुत ज्यादा खुश था। उनके जीवन पर ये सन्यासी व्यक्ति इतना ज्यादा प्रभाव डाला, इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि उन्होंने 29 बरस की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्यागने को एक नाम दिया गया महाविनिश कर्म। यानी कि विनिश कर्म मतलब इस 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 जिंदगी से वो अलग जिंदगी जीने के लिए महाविनिश मतलब कि अलग वो प्रदर्शन कर गए। तो महाविनिश कर्मन कर गए। उसके बाद 6 बरस कठिन तपस्या के बाद उनको 35 बरस की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उन्होंने सबसे पहले उपदेश जो दिया वो आपका सारनार्थ में दिया, जिसको एक नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान कई तरह से सरकार के शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्देशित करता है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। मतलब कि जो आपका सरकार जो है मतलब भारत सरकार जो है वो संविधान के तहत जो है वो एकदम सीमित शक्ति में है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकता। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्देशित करता है, मतलब कुछ डायरेक्शन को निर्देशित करता है जो हम सभी के पास यानी नागरिक के पास है, और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। क्या आर्थिक कर्तव्यों को उल्लंघन करने के लिए सरकार को दिया जाता है? मौलिक कर्तव्यों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती है? बिल्कुल भी। यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। हम लोगों ने एक आर्टिकल्स पढ़ा था, आपको पता होगा पूरा आर्टिकल्स 13 है। 13 कहती है कि हमारे भारत सरकार के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा कोई भी ऐसी कानून नहीं बनाया जा सकता है जिससे हमारे मौलिक अधिकार की उल्लंघन हो। अगर सरकार द्वारा या तो फिर संसद के द्वारा ऐसी कोई भी कानून बना दी जाती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में जो संसद के द्वारा बनाई गई कानून है वो स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार जो कि आपका भाग 3 में है, जिनको बोला जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये आपका 12 से 35 में है, और ये लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो भाग 4 के काम में है, और जो कि रूस के संविधान से लिया गया है,
और ये 51 के काम में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करते हैं तो ये भाग 4 में है और 36 से 51 में है। कहाँ से 36 से 51 में है, जो कि आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 13 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि संसद संसद द्वारा ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि गांधी इरविन समझौता क्या बोलते हैं जी? तो आप कहें गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे जी? तो आप कहेंगे साल 1931। कहाँ जी? साल 1931। कब? दिल्ली गांधी इरविन समझौता जो कि आपका 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 में की जाती है, जिनके साथ आपका गांधी जी और सरोजिनी नायडू के साथ कहाँ पे जाते हैं? लंदन में जाते हैं। लंदन कहाँ पे? तो आप कहेंगे BRATIN, ब्रिटेन में है, जो कि आपका गांधी जी और सरोजिनी नायडू राजपूताना जहाज से जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? राजपूताना जहाज से जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं जी? आप कहेंगे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत कितने देशों के साथ, कहता है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है जी? आप कहेंगे समुद्री सीमा जो लगाती है वो लगाती है श्रीलंका के साथ, एक तो आपका लगाती है मालदीव के साथ, दो देशों के साथ लगाती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के 2। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो एक ट्रिक है, बचपन में भूला, यानी कि बांग्लादेश, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान, इन तीनों के साथ इन छेबों के साथ जो है वो स्थलीय सीमा लगाती है। उसके बाद में अगर बात करता हूँ तो भारतीय लोग जो आसानी से आ जा सकते हैं वो कंट्री सिर्फ 3 है। एक तो नेपाल है, जहाँ पे आपको एक भी टोल टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। भूटान तो मैं नहीं गया हूँ और म्यांमार भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि गए हूँ। तो आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद बिंदा खान, उस्ताद बिंदा खान के बारे में आप लोग जानते हुए कि उस्ताद बिंदा खान ये एक ऐसे ऐसे शहनाई वादक, ये शहनाई वादक है। तो ये एक ऐसे शहनाई वादक थे जिनको कि साल 1985 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से इनको नवाजा गया था, बिंदा उस्ताद बिंदा खान को, जो कि एक शहनाई वादक थे, जो कि एक सारंगी वादक थे, सॉरी सारंगी वादक थे। शहनाई वादक की अगर हम बात करते हैं तो शहनाई वादक जो है वो आपका बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान वो महान शहनाई वादक जिनको कि भारत रत्न 2001 में दिया गया था, जिनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 में हुआ था और जिनकी मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तबला वादक जो कि बजाने वाले थे जाकिर हुसैन और अल्लाह राका खान। बांसुरी वादक जो कि हरि प्रसाद चौरसिया बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करते थे। तो ये रही आपकी क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर से स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग आदि सेवाओं पर लगने वाला जो कर था, जो कर जो था वो सेवाओं को मतलब किसने पेश किया था? आपको पता होगा कि एक वित्त मंत्री हुआ करते थे जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है वो तत्कालीन वित्त मंत्री बनाया गया था और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। एक टाइम था 1994 से लेकर के 1905, ये समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री बनाया गया था, जिन्होंने इसके ऊपर अवधारणा को पेश किए थे और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2004 से लेकर के 2009 तक और 2009 से लेकर के 2014 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे।
अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय खिलाड़ी, क्या जी, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मुनी, अनाका अलंका मुनी कौन सा खेल खेलती है? तो ये बैडमिंटन खेलती है? बिल्कुल भी नहीं। टेबल टेनिस खेलती है? बिल्कुल भी नहीं। हॉकी खेलती है? बिल्कुल भी नहीं। ये भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है, जो कि इनको 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिलती है, और ये खिलाड़ियों को मिलता है अर्जुन पुरस्कार। इनकी निवास की बात करते हैं अनाका लंका मोनी की, तो इनकी जन्म जो है वो आपका चेन्नई में है, और निवास जो ये अभी करती है वो यूएसए में ये रहती है। इन्होंने एशियन चैंपियंस में कांस्य पदक और रजत पदक जो है वो इन्होंने जीत रखी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो कौन सा देश है जी? क्या इंडोनेशिया और भूटान? बिल्कुल भी नहीं। नेपाल और चीन? बिल्कुल भी नहीं। श्रीलंका और मालदीव? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ करता था। आपको पता होगा पाकिस्तान जो बना है वो आपका बना है, कब बना है जी? आप कहेंगे 14 अगस्त 1947 को। और बांग्लादेश, एक आपने मूवी देखा होगा मानिक शाह करके आता है, मानिक 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 शाह। तो इसमें जो है वो दिखाया गया है किस तरीके से जो बना था। तो बांग्लादेश जो बना है वो आपका 1971 में बना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित विभाजित था? तो हर्षवर्धन का राजवंश कित राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो कितने प्रदेशों में था जी? तो ये दो में विभाजित था। कैसे कैसे? जो जहाँ पे विशिष्ट प्रकार में जो आता था, जहाँ पे विशिष्ट प्रकार में जो आता था वो डायरेक्ट, जहाँ जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से ये शासन करते थे, और जहाँ पे ये नहीं जा पाते थे, मतलब कि जैसे राष्ट्रपति होती है, तो वो उस जगह पे नहीं जा पाते हैं, उस एरिया में नहीं पहुंच पाते, तो वहां पे अपने सामंतों को भेज देते हैं, राज्यपाल के रूप में वो नियुक्त कर देते हैं। तो वैसे ही ये जहाँ पे हर्षवर्धन जो है वो जहाँ पे शासन नहीं कर पाते थे, मतलब दो को तो छोड़ा के यहाँ, क्योंकि ये जो विशिष्ट प्रकार के दो प्रकार में ये विभाजित है, जहाँ पे ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, और एक तो इनके सामंतों के द्वारा शासन करते थे। इनके जो दरबारी जो थे, हर्षवर्धन के दरबार में जो दरबारी थे वो थे वान भट्ट, जो कि लिखे हैं क्या जी? हर्ष चरित्र लिखे हैं। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये 606 से लेकर के 647 तक इनकी शासनकाल रहा था, जिन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज बनाया था। थानेश्वर से ले जाके कहाँ कर दिया? कन्नौज कर दिया। अगले नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। तो कह रहा है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात डैश से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है जी? वाणिज्य और व्यापारिक क्षेत्रों की, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, केवल कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। तो कौन हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। जीडीपी कैसे निकलता है जी? तो आप कहेंगे जीडीपी जो निकलती है वो आपका जीडीपी क्या निकलती है? जीडीपी निकलती है कि आप कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोग प्लस में आप जो निवेश कर रहे हैं वो, प्लस में सरकारी आपका हो गया, सरकारी खर्च हो गया, फिर आप जो जितना निर्यात कर रहे हैं वो प्लस कर दीजिए, और जितना आयात कर रहे हैं उसको माइनस कर दिए, तो ये जीडीपी आपको निकल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में जो आपका साधारण हवलदारों हुआ करता था, हल न हलवाहो हुआ करता था, उसको डैश के नाम से जाना जाता था। आपको पता होगा कि जो अनाज उगाने वाला जो था उनको क्या कहा जाता था? तो अनाज उगाने वालों को उझावर कहते थे। आदि आदि माई बेल्लार कहा जाता था बड़े बड़े जमींदारों को, जो जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होता है उनको जमींदार कहा जाता है। कदैसियार कहा जाता है दासों को, भूमिहीन किसानों को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद के तहत तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय,
व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार आपको फ्री दिया जाता है, स्वतंत्रता दिया जाता है। क्या जी? तो जब भी स्वतंत्रता की बात आती है तो हमारे 19 से 22 है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कार की बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र होता है PbSO4। PbSO4 जो होता है उसका नाम रहता है लेड सल्फेट। ये देखिए, लेड सल्फेट ये होता है PbSO4 होती है। और एक तो होता है लेड सल्फाइड जो कि PbS होती है। और एक होता है लेड ऑक्साइड जो PbO होती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल ये तो अलग है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि होता है H2SO4। आपको पता होगा कि इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। आपके लिए जो गृह कार्य है वो है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम विख्यात और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी रुक्मिणी देवी अरुणडेल वर्ष 1956 में डांस की गौरवान्वित प्राप्त करता थी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देनी है। क्या आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है? तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।